नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हिंदू से उठाएंगे और एक इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, पार्टिसिपेटिव बजटिंग से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे रेलवेज से संबंधित डिस्कस करेंगे और तीसरा एलपीजी की सब्सिडी के बारे में। यहाँ पे जो आर्टिकल है, अभी देखो आपको याद होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिजिटल न्यूज़ आउटलेट्स के लिए और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए सरकार पॉलिसी लेके आई, सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। सुप्रीम कोर्ट एक केस की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार ने ओटीटी के लिए जो नए रूल्स बनाए हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, उसमें तुथ्य नहीं है। मतलब अगर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये अगर गलत कंटेंट दिखाते हैं जैसे अश्लीलता या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तो इनको पनिश करने का प्रावधान नहीं है, इनको पिनलाइज करने का प्रावधान नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो राइटर सजेस्ट करते हैं, राइटर कहते हैं अरे सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को बोल रही है बल्कि आप और ज़्यादा सख्त रूल्स बनाइए। इससे तो बल्कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं, खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका और ज़्यादा डाइल्यूशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो उल्टा जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करना चाहिए सरकार को कि आप ये क्या रूल्स लेके आए हो, इससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बल्कि सरकार को बोल रही है कि आपने घटिया कानून बनाया, आप इससे सख्त कानून बनाइए। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो इस आर्टिकल से निकलते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्टिसिपेटरी बजट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, गवर्नमेंट सिस्टम में आपको कोई भी काम करवाना है तो पहले तो उसके लिए बजट एलोकेट करना पड़ता है। हर साल 1 फरवरी को यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करती है और हमारे देश की वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स भी फरवरी और मार्च के महीने में अपना अपना बजट प्रेजेंट करती हैं असेंबली में। इसके साथ साथ देखो, म्यूनसिपैलिटीज़, जिन जिन सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो भी म्यूनसिपल बजट को प्रेजेंट करती हैं। और म्यूनसिपल बजट में जो यूनियन बजट में और स्टेट बजट में सिटीज़ के लिए पैसा एलोकेट हुआ होता है, म्यूनसिपल बजट में वो भी रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ, इस सिटी को यूनियन बजट से इतना पैसा मिला है और स्टेट बजट से इतना पैसा मिला है। क्यों? क्योंकि देखो, सिटीज़ में जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स को तो म्यूनसिपल बॉडीज़ ही इम्प्लीमेंट करती हैं, इसलिए उनके बजट में स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन गवर्नमेंट के बजट में जो पैसा मिला होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। बट देखो, इन म्यूनसिपल बजट्स में सिटीजन पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होता है। म्यूनसिपल बॉडीज़ के द्वारा बजट प्रेजेंट किया जाता है, सिटीजन्स भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और मीडिया में भी इतनी जगह नहीं मिलती इन म्यूनसिपल बॉडीज़ के बजट्स को। जबकि देखो, विभिन्न स्टडीज़ से एक बात ये साबित हो चुकी है कि अगर इन म्यूनसिपल बॉडीज़ के बजट्स में सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर स्कीम्स की आउटकम जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब आपके मन में आया होगा कि सिटीजन्स आखिरकार कैसे पार्टिसिपेट करें म्यूनसिपैलिटीज़ के बजट्स में, मतलब सिटीजन्स क्या कर सकते हैं। देखो, सिटीजन्स बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो म्यूनसिपल बॉडीज़ अपने बजट में जिन चीज़ों को लेके प्रायोरिटीज़ देती हैं कि हाँ, ये सड़क बनवानी है, यहाँ पर शौचालय बनवाना है, यहाँ पे पार्क डेवलप करवाना है, ये सारी जो इनपुट्स हैं वो सिटीजन्स की तरफ से आ सकती हैं, ताकि म्यूनसिपल बॉडीज़ को भी पता लगे कि कौन से काम को, कौन से डेवलपमेंट काम को अभी प्रायोरिटी देनी चाहिए। और देखो, इसके अलावा सिटीजन्स एक बार जब बजट पास हो गया उसके बाद चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे कोई सड़क बन रही है, जितना पैसा एलोकेट किया गया है उस सड़क बनवाने के लिए सिटीजन्स ध्यान रख सकते हैं क्या उतना पैसा खर्च किया जा रहा है, मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि घटिया क्वालिटी का जो काम है वो किया जा रहा है जबकि पैसे बहुत ज़्यादा एलोकेट किए हैं। तो इससे कंसर्निंग ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी तय हो सकती है और काम भी बढ़िया हो सकता है। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि म्यूनसिपल बजट्स वैसे कॉमन मैन के लिए मैटर करता ही क्यों है। देखो, हमारे देश में ऑलमोस्ट 4500 प्लस म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और इन म्यूनसिपैलिटीज़ में 300 मिलियन प्लस लोग रहते हैं। तो सोच के देखिए, अगर म्यूनसिपल बजट्स में सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है तो कितने लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और देखो, ये म्यूनसिपल बॉडीज़
डेली रोजमर्रा के काम करवाते हैं, जैसे क्लियरिंग ऑफ गार्बेज, कूड़े को हटवाना, पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना, साफ हवा की व्यवस्था करना, क्लीन टॉयलेट्स, ये सब रोजमर्रा के काम हैं। तीसरे नंबर पे सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व। देखो, इन 4500 प्लस म्यूनिसिपल बॉडीज का जो बजट होता है, अगर हम इसका सारा टोटल कर दें तो कितना आएगा? 1.5 लाख से लेके 1,80,000 करोड़ के बीच में। तो ये पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आप कह सकते हो म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो बजट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। दूसरा, बजट में जो चीज़ें दी गई होती हैं वो देखो, आप पढ़ते हो आपको समझ में आ जाएगा। जीडीपी क्या होता है, स्टेट की जीडीपी, यूनियन लेवल पे जीडीपी, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे। लेकिन आप बताइए कि कॉमन मैन ये सब चीज़ें समझ पाता है जो बजट में दी गई होती हैं? तो कहने का मतलब ये है, बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो पीपल फ्रेंडली नहीं होता। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो, सिटी में भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, जैसे आप दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड है, तो बहुत सारा पैसा तो इन डेवलपमेंट बोर्ड्स की सहायता से खर्च होता है। और ये डेवलपमेंट बोर्ड्स का जो बजट होता है इसका तो पता ही नहीं लगता कि मीडिया में कब आया कब चला गया। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती इन बॉडीज़ में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस हैं, वाटर सप्लाई बोर्ड्स हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। तो इसका एक सॉल्यूशन देखो है पार्टिसिपेटरी बजट। पार्टिसिपेटरी बजटिंग का कंसेप्ट सबसे पहले देखो ब्राज़ील की एक सिटी से निकल के आया जिसका नाम है पोर्टो एलिग्रे, मिड 1980s में। बट आज तो वर्ल्ड की हज़ारों सिटीज़ में पार्टिसिपेटरी बजटिंग का जो कंसेप्ट है वो फॉलो किया जाता है क्या पार्टिसिपेटरी बजटिंग? इसमें देखो, बजट तैयार करने से पहले, बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब बजट तैयार करने में जो डिसीजन मेकिंग होती है, उस डिसीजन मेकिंग में सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। बजट तैयार करने से पहले जो डेलिब्रेशन होती है कि कौन सी चीज़ के लिए कितना एलोकेट किया जाए, उस डेलिब्रेशन में, उस चर्चा में सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये होता है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आप रहते हो पुणे में, और पुणे की जो म्यूनिसिपल बॉडी है वो बजट तैयार करने वाली है 1 मार्च को, लेकिन 1 जनवरी से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है बजट तैयार करने की। उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा, अगर आप पुणे के रहने वाले हो, आपसे पूछा जाएगा आपकी क्या राय है कि इस बार बजट का फोकस क्या होना चाहिए, किस चीज़ पे हमें एलोकेशन करना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये एग्जाम्पल है पार्टिसिपेटरी बजटिंग का। इसके फ़ायदे देखो बहुत सारे होते हैं। सबसे फ़ायदा तो यही निकल के आता है कि लोकल कमिटीज़ की आवश्यकताएं क्या हैं, लोकल कमिटीज़ की क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो म्यूनसिपल बॉडी बेहतर ढंग से समझ सकती है और उसी के हिसाब से बजट जो है वो बनाया जा सकता है। फ़ायदे अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी देखिए। देखो, जनता और गवर्नमेंट के बीच, यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बीच रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं पार्टिसिपेटरी बजटिंग। हमारे देश में बेंगलुरु में 2001 में जनाग्रह, जो कि एक NGO है, इन्होंने पार्टिसिपेटरी बजटिंग के कंसेप्ट को लीड किया था और बाद में पुणे में ज़्यादा बेहतर ढंग से पार्टिसिपेटरी बजटिंग के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। अब बात करते हैं फ़ायदों की। सबसे पहले तो देखो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। इससे जो गवर्नेंस है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। देखो, एक सिटीजन अपनी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है? एक सिटीजन अपनी गवर्नमेंट से यही तो एक्सपेक्ट करता है कि वो जो चाहता है कि इस चीज़ के लिए पैसे एलोकेट होने चाहिए, हमारी सिटी में ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपके विचार पर ध्यान देती है तो मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल और पब्लिक ट्रस्ट इससे इंक्रीज होता है जनता का पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट, लोकल सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अब देखो, लोकल कमिटी में आपके मोहल्ले के जो लोग हैं वो बजट मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हो सकता है कि कोई वो लोकल सॉल्यूशन दें और वो लोकल सॉल्यूशन ज़्यादा कारगर साबित हो एज कंपेरिजन टू वो सॉल्यूशन जो ब्यूरोक्रेट्स लेके आएँ या फिर एक सेंट्रलाइज्ड बजट में देखने को मिले जो पूरी सिटी के लिए पास होता है। नेक्स्ट है कमिटी ओनरशिप। अब देखो, मान लीजिए आपने बजट मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और आपके कहने पर एक पार्क बनवाया गया, तो देखो आप ज़्यादा
ओनरशिप महसूस करोगे उस पार्क में, क्योंकि आपके आइडिया के बाद वो पार्क डेवलप किया गया है। तो आप उस पार्क को बाद में साफ सुथरा रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, जब देखो जनता की बात सुनी जाती है तो जनता में ओनरशिप भी आती है कि देखो ये जो सड़क है, ये पार्क है, हमारे अपने हैं और इनका मेंटेनेंस हमको खुद को करना है। तो ये ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। इससे पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है उसका हम ज़्यादा बेहतर ढंग से रख रखाव रख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगर देखो आपके कहने पर बजट में कुछ चीज़ें डेवलप करवाई जा रही हैं तो आप बाद में जब उनकी डेवलपमेंट होगी तो और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करोगे। क्या मटेरियल अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, क्या सही ढंग से उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है, तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, जो सिविक ऑफिशियल्स हैं उनकी जवाबदेही भी तय होती है। इससे इंक्लूसिव गवर्नेंस आती है। इंक्लूसिव गवर्नेंस कैसे? देखो बजट बनाने से पहले सिटीजन्स, वुमेन, सीनियर सिटीजन्स यानी समाज के जो वनरेबल सेक्शंस हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बजट मेकिंग प्रोसेस में और अपनी मांगे बता सकते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बजट से, और बाद में बजट में उन चीज़ों को एड्रेस भी किया जा सकता है। तो इससे बजट गवर्नेंस जो है और ज़्यादा इंक्लूसिव होती है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत होती है। बिल्कुल बॉटम लेवल पे जनता के हाथ में पावर आती है इस पार्टिसिपेटिव बजटिंग की सहायता से। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखो वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि विभिन्न म्युनिसिपल बॉडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स की एंगेजमेंट इंश्योर करें बजट मेकिंग प्रोसेस में, और बजट्स जो प्रेजेंट किया जाता है वो सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए। आम जनता को भी आसानी से समझ में आए बजट ऐसा होना चाहिए। और इसके साथ साथ देखो एक एग्जांपल दिया जाता है माई सिटी माई बजट कैंपेन का। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था 2015 में। हाल ही के महीनों में बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, इन सिटीज़ में ये जो कैंपेन है वो जोर पकड़ चुका है। एक कोलैबोरेशन देखने को मिलता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नेबरहुड कम्युनिटी और जनाग्रह जो कि एक एनजीओ है, इन सब के बीच। और इससे आइडियाज़ की भी क्राउड फंडिंग होती है। आम जनता भी अपना अपना आइडिया देती है और डेवलपमेंट भी बिल्कुल स्पेसिफिक ढंग से आ सकती है। जैसे देखो आपके मोहल्ले में आपको पता है कहाँ कहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है, कहाँ पे येलो स्पॉट्स हैं यानी पब्लिक यूरिनेशन स्पॉट्स हैं। तो आप ये सारी चीज़ें बजट मेकिंग प्रोसेस में अगर बताओगे कि ये साफ़ होनी ज़रूरी है तो फिर कंसर्निंग ऑफिशियल्स को भी पता होगा और उसी हिसाब से बजट तैयार किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पार्टिसिपेटिव बजटिंग के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो रेलवेज से संबंधित इश्यूज़ के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक चीज़ आपको पता है कि पहले रेलवे का जो बजट है वो अलग से प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन आजकल रेलवे का बजट जो है वो अलग से नहीं आता। जो फाइनेंशियल बजट है उसी में रेलवेज़ को अलग से जगह दी जाती है। तो इसका असर ये हुआ है कि आजकल देखो रेलवेज़ के बारे में ज़्यादा मीडिया में आर्टिकल्स नहीं छपते, ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ भी नहीं दिखाई जाती। मतलब रेलवेज़ को जो पहले कवरेज मिला करता था जब रेलवेज़ का बजट अलग से आता था, आज के समय में वो कवरेज रेलवेज़ को नहीं मिलता है। जब देखो कोविड-19 की महामारी आई और लॉकडाउन लगा तो पैसेंजर ट्रेन्स तो एकदम से बंद हो गई, लेकिन जो फ्री ट्रेन्स हैं वो ज़्यादा चलने लगी और ज़्यादा अच्छे से चलने लगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चल रही थी, जिनकी वजह से काफ़ी बार फ्री ट्रेन्स यानी मालगाड़ियाँ जो हैं वो डिले हो जाती हैं। उनका डिले होना बंद हो गया क्योंकि जो रेल पटरियाँ थीं वो खाली थीं। बट पूरी कैपेसिटी के साथ तो देखो मालगाड़ियाँ भी नहीं चली। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और आपको पता है लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो शॉप्स हैं वही ओपन थी, बाकी सब बंद था। तो इससे रेलवेज़ को करंट फाइनेंशियल ईयर में जो 31 मार्च को ख़त्म होगा इसमें रिलेटिवली कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में सरकार को 18-19 फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। यानी रेलवेज में कम रेवेन्यू की शुरुआत हो गई थी 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। कोविड-19 से पहले ही सरकार थोड़ी कलाकारी कर रही है और अभी रेवेन्यू लॉस कम दिखा रही है। जैसे देखो एक टर्म होती है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब ये होता है कितने पैसे लगा के आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। रेशो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसिव
मतलब काम में जितना खर्चा आता है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो ऐसे आप निकाल लोगे ऑपरेटिंग रेशो जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो रेवेन्यू कमाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऑपरेटिंग रेशो 114% है तो इसका मतलब है आप 1 रुपये 14 पैसे खर्च कर रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए, तो ऑपरेटिंग रेशो कम होनी चाहिए। 2019-20 में सरकार ने रेलवेज की ऑपरेटिंग रेशो दिखाई 98.36% और 2020-21 में दिखाई 96.96%। यानी सरकार के अनुसार तो रेलवेज में एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, कम पैसे लगा के हम ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही हैं। बट राइटर कहते हैं एक्चुअल में 2019-20 में ऑपरेटिंग रेशो थी 114.19% और 2020-21 में थी 131.49%। तो सरकार ने ये ऑपरेटिंग रेशो कम कैसे करके दिखाई? पेंशन पेमेंट्स कम एलोकेट की, यानी रेलवेज के जो एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन का जो पैसा जाना था उसके लिए एलोकेशन सरकार ने कम कर दिया, खर्चा कम दिखाया, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशो इंक्रीज हो गई। यहाँ पे देखो डेटा भी दिया हुआ है। सरकार ने 2019-20 में और 2020-21 में दोनों सालों में मिला के पेंशन फंड के लिए 78,000 करोड़ के आसपास कम पैसा एलोकेट किया पेंशन फंड के लिए। तो इसलिए सरकार ऑपरेटिंग रेशो को ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिखा पाई है। फिर वो सारा डेटा है जो हमने डिस्कस किया कि चलो मान लिया 2020-21 में तो कोविड-19 आया जिसकी वजह से कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ, लेकिन उससे पहले वाले जो फाइनेंशियल ईयर में 19-20 में कम रेवेन्यू क्यों प्राप्त हुआ एज कंपेरिजन टू 18-19, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो रेलवेज अभी फिलहाल घाटे में चल रही है, ये एकदम से नहीं हुआ। कैसे हुआ? देखो स्टाफ पे जो खर्चा है वो इंक्रीज हो गया, पेंशन पेमेंट्स भी इंक्रीज हो गई, लेकिन उस हिसाब से ट्रैफिक रेवेन्यू रेलवेज का इंक्रीज नहीं हुआ। समझ गए? मतलब स्टाफ कॉस्ट जितना तेजी से बढ़ी है, पेंशन पेमेंट जितना तेजी से बढ़ी है, उतना तेजी से ट्रैफिक रेवेन्यू रेलवेज को नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पर 2010 से लेकर 2019 के बीच में पैसेंजर और फ्रीट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ बाय 84.8%। अगर 2011 में 100 रुपये रेलवे को ये पैसेंजर और फ्रीट रेवेन्यू प्राप्त होता था तो 2019 में प्राप्त होने लगा 184.8%। लेकिन देखो स्टाफ और पेंशन कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ी। अगर 2010-11 में स्टाफ की कॉस्ट थी 100 रुपये तो 2019 में आते आते स्टाफ की कॉस्ट हो गई 257 रुपये। तो उतना तेजी से रेवेन्यू बढ़ा नहीं, लेकिन स्टाफ की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। और देखो ये स्टाफ की कॉस्ट तब इंक्रीज हुई जब इन 10 सालों में बल्कि 1 लाख एम्प्लॉइज रेलवे के कम हो गए हैं। सोच के देखिए, रेलवे के एम्प्लॉइज कम हो गए लेकिन स्टाफ पे कॉस्ट इंक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखो इसलिए हुआ क्योंकि 2015-16 में 7th पे कमीशन आया था। 7th पे कमीशन लागू होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ गई इंक्लूडिंग रेलवेज के। राइटर कहते हैं इससे भी ज़्यादा देखो अभी 4-5 सालों में एक और पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन। उसके बाद तो एम्प्लॉइज की सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो रेलवेज और ज़्यादा एकदम से घाटे में जाएगी। अगर ये इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है रेलवे घाटे में ना जाए, तो या तो देखो रेवेन्यू को इंक्रीज करना होगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से सैलरीज बढ़ेंगी, या फिर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की संख्या को कम करना होगा क्योंकि पेंशनर तो एकदम से कम होंगे नहीं। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सरकार इन सब इश्यूज को सही ढंग से हैंडल कर रही है? सरकार की अप्रोच क्या है ये इंश्योर करने में कि आने वाले दिनों में रेलवेज घाटे में और ज़्यादा ना जाए? हाल ही में सरकार के द्वारा रेलवेज में 1.5 लाख खाली पोस्ट को फिल करने के लिए नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं। तो राइटर ने जो सॉल्यूशन बताया, या तो आप एम्प्लॉइज़ की संख्या को कम कीजिए, वो तो सरकार नहीं कर रही है। अगर करती तो फिर 1.5 लाख पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती उनको फिल करने के लिए। सरकार ने एक अच्छा काम किया, रेलवेज में काफ़ी सारे जो कैडर्स होते हैं उनको मर्ज कर दिया। हालांकि देखो इससे डिपार्टमेंटलिज्म जो काफ़ी ज़्यादा होता है रेलवेज में वो ख़त्म हो जाएगा, बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में टाइम लगेगा। बात इमीडिएट चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस की हो रही है, क्योंकि 8वां जो पे कमीशन है वो तो 3-4 सालों में अभी आ जाएगा ना। एक समस्या देखो कोल की भी है। अभी
रेलवेज के ज़्यादातर जो ऑपरेशंस हैं वो कोल की सहायता से चलते हैं। धीरे धीरे हम लेकिन पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और कोल को सरकार फेस आउट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो रेलवेज को दूसरे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देना होगा। खैर, हम सरकार की बात कर रहे थे कि सरकार घाटे वाले सीन को कैसे हैंडल करेगी या फिर कर रही है। देखो, सरकार रेलवेज को प्राइवेटाइज और रेलवेज को कॉर्पोरेटाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट राइटर कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग स्टैंड फिर क्यों कर रहे हो? या तो आप पूरी तरह से रेलवेज को कॉर्पोरेटाइज करने की दिशा में आगे बढ़िए, फिर ये 1.5 लाख जो पोस्ट आप फिल कर रहे हो, फिर ये कर ही क्यों रहे हो? तो आप एक पॉलिसी अपनाओ ना, आपको करना क्या है। ऐसे तो अभी आप चल रहे हो, एक पैर आपका ब्रेक के ऊपर है, एक एक्सेलेटर के ऊपर है। कन्फ्लिक्टिंग जो पॉलिसीज हैं, इससे भला नहीं होने वाला है। फिर रेलवेज को विजन के साथ आगे आप नहीं ले जा सकोगे इस प्रकार से कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज अगर आप अपनाओगे। राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे देखो 2 डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे 2022 में। एक वेस्टर्न फ्रीट डेडिकेटेड कॉरिडोर और दूसरा ईस्टर्न फ्रीट डेडिकेटेड कॉरिडोर। इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। फ़ायदा यूँ होगा, देखो जो फ्रीट की मूवमेंट है वो और ज़्यादा आसानी से हो सकेगी, और अब जो बहुत सारी कंपनीज ट्रकों से अपना माल भेजती हैं वो रेलवे से अपना माल भेजने लगेंगी, क्योंकि माल आसानी से पहुंच जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अगर इन डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स पर ट्रेन चलती हैं तो जल्दी भी पहुंच जाएगा। लेकिन राइटर एक और सजेशन देते हैं इसके साथ साथ कि आप ऐसा प्रोविज़न कीजिए कि जो ट्रक हैं वो सामान से भरे हुए लोडेड ट्रक्स, वो भी रेलवेज की सहायता से ट्रेन में उनको लोड करके पूरे के पूरे ट्रक को जो कि सामान से लोड हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। जैसे देखो रोल ऑफ मॉडल अपनाया जाता है शिपिंग में, कि शिप पे कार लोड होती है और शिप आगे जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वहाँ पे कार को अनलोड कर दिया जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हुई, एक ट्रक सामान से भरा हुआ वो ट्रेन पे लोड हुआ, यहाँ पे ट्रेन ने उस ट्रक को उतार दिया, बाद में थोड़ी दूरी पर उस ट्रक को जाना था तो वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक वो ट्रक पहुँच जाए सामान से भरा हुआ। ये मॉडल देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये काइंड ऑफ एक मिक्स मॉडल होगा, रोल ऑन रोल ऑफ मॉडल, कि ट्रेन्स में सामान से भरे हुए ट्रक लाद दिए जाएं और बाद में जहाँ पे उन ट्रक्स को उतरना है वहाँ पे उतार दिया जाए और आगे की जो यात्रा है वो ट्रक रोड माध्यम से पूरी करें। लास्ट में एक और सजेशन देते हैं राइटर कि देखो बेशक आप अलग से रेलवेज का बजट प्रेजेंट नहीं कर रही हो, लेकिन एक एनुअल रिपोर्ट तो आप रख सकते हो। जैसे एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट रखी जाती है, वैसे ही एनुअल रेलवे रिपोर्ट आप रख दो, जिसको एक्सपर्ट स्क्रूटिनाइज कर सकें, सिटीजन्स भी जान सकें रेलवेज की फ़िलहाल सिचुएशन क्या है। पिछला ही आर्टिकल हमने पार्टिसिपेटिव बजटिंग का डिस्कस किया, तो उस पॉइंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एलपीजी सिलेंडर से संबंधित इश्यूज़ के बारे में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। कंटेक्स्ट से तो अभी तक आप परिचित हो ही गए होंगे। पिछले 1 साल में देखो एलपीजी के जो दाम हैं वो 50% तक इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में, अभी तक 8 मिलियन यानी 80 लाख गरीब परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है। इस स्कीम के तहत बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि देखो घरों में अगर लकड़ी की सहायता से या फिर दूसरे सोर्सेज की सहायता से खाना बनाया जाता है तो देखो इससे पोल्यूशन तो होता ही है, जबकि हम तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो उससे भी ज़्यादा अभी भी हमारा समाज जो है वो पैट्रियार्कल समाज है, तो खाना जो है वो महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है रूरल इलाकों में। चूँकि लकड़ी की सहायता से वो खाना बनाएंगी, लकड़ी की सहायता से चूल्हा जलेगा या फिर दूसरे सोर्सेज से गोबर के उपलों से चूल्हा जलेगा, वो खाना बनाएंगी, तो पोल्यूशन का ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो महिलाओं पर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के। लेकिन देखो चिंता की बात यह है, इस प्रकार से अगर एलपीजी के दाम बढ़ते रहेंगे तो फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने फ्री एलपीजी कनेक्शन लिया तो है, यानी इस स्कीम के बेनिफिशरीज, वो शुरुआत में कनेक्शन ले तो लेंगे, लेकिन देखो एलपीजी को कंज्यूम करना वो जारी नहीं रखेंगे, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि इस स्कीम को आपको सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट करना है तो ये इंश्योर करना होगा कि बेनिफिशियरीज को सस्ता सिलेंडर मिले, उनके लिए एलपीजी सिलेंडर अफोर्डेबल रहे। दूसरा देखो, दिक्कत ये भी है ना, रूरल इलाकों में लकड़ी वगैरह, गोबर के उपले ये आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो ज़्यादा समय लगाते नहीं हैं गरीब लोग कि अगर सिलेंडर महंगा होता है तो फिर वो इन लकड़ियों को भी इस्तेमाल करना लगते हैं चूल्हे को जलाने के लिए। यहां पे देखो एक बड़ा इशू वैसे ट्रांसपेरेंसी का भी है। ट्रांसपेरेंसी का क्या इशू है? देखो, सरकार सब्सिडी देती है एलपीजी सिलेंडर के ऊपर, और वैसे जो एलपीजी के दाम हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या दाम हैं उस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी एलपीजी तो इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सरकार देखो ये नहीं बताती कि कितना उनके सब्सिडी कम करने से दाम इंपैक्ट हो रहा है, कितना इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने से जो सिलेंडर है वो महंगा हो रहा है। जैसे देखो, पिछले साल कोविड-19 आया और उस समय पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन सा लग गया था, तो इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी के दाम कम हुए, बट हमारे देश में उतने ज़्यादा कम नहीं हुए, क्योंकि सरकार ने बीच में रेवेन्यू कमाया। और लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में जब दाम इंक्रीज़ हो गए हैं तो फिर सरकार सब्सिडी इंक्रीज़ नहीं कर रही है, सरकार फिर एलपीजी सिलेंडर के दामों को महंगा होने दे रही है। और इसलिए राइटर कहते हैं ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, पता नहीं लगता आम जनता को कि सरकार ने सब्सिडी कितनी कम की है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितने ज़्यादा बढ़े हैं जिसका इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एलपीजी सिलेंडर महंगे हुए हैं। अब देखो, वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि आप सबसे पहले तो ये इंश्योर कीजिए सब्सिडी की बेटर टारगेटिंग हो। अभी देखो, सरकार यूनिफॉर्मली सबको सिमिलर सब्सिडी देती है, मतलब जितने भी एलपीजी कंज्यूमर हैं उनको पर सिलेंडर यूनिफॉर्म सब्सिडी दी जाती है। बहुत सारे मिडिल और हायर इनकम हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो सब्सिडी अब छोड़ चुके हैं। बट सरकार देखो एक काम ये कर सकती है, सरकार पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकती है कि किस फैमिली ने कितने सिलेंडर अपने नाम पे लिए हैं। मान लीजिए कोई गरीब परिवार है जिसने पूरे साल में 3 ही सिलेंडर लिए हैं, तो उसको ज़्यादा सब्सिडी दी जाए। अब कुछ फैमिलीज ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने पूरे के पूरे सिलेंडर लिए हैं, उनको थोड़ी कम सब्सिडी दी जा सकती है। इससे होगा क्या, गरीब परिवार जो रिलेक्टेंट हैं एलपीजी सब्सिडी को यूज़ करने में, वो एलपीजी सब्सिडी का इस्तेमाल करेंगे उन्हें सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी। इससे बेटर टारगेटिंग हो सकेगी सब्सिडी की, गरीब लोगों को ज़्यादा सब्सिडी मिले और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें सब्सिडी का लाभ ना मिले। और देखो, कई लोग तो क्या करते हैं कि अपने नाम पे 2-2, 3-3 कनेक्शन ले लेते हैं, बाद में जब सिलेंडर महंगे होते हैं तो उनको ब्लैक में भी बेच दिया जाता है, तो इससे लीकेजेस हो जाती हैं और सब्सिडी गलत डायरेक्शन में जाती हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने 2-3 कनेक्शन अपने परिवार के नाम पे ले रखे हैं और एक ही कनेक्शन हो हर एक परिवार के नाम पे, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। यही पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, सब्सिडी के लीकेजेस को रोकना, जो डुप्लीकेट कनेक्शंस हैं उन्हें वीड आउट करना, उन्हें फेस आउट करना। लास्ट में देखो एक बात ये बोली जाती है कि ये जो सब्सिडी है ना एलपीजी पे, ये सिर्फ फिस्कल सब्सिडी नहीं है, ये सोशल इन्वेस्टमेंट है। कैसे? देखो, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, आज भी हमारे देश के रूरल इलाकों में खास करके खाना जो है वो महिलाएं ही बनाती हैं, और महिलाएं अगर लकड़ी की सहायता से चूल्हा जलाएंगी तो उनके हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोडक्टिव टाइम जो है वो भी जाया जाता है, लकड़ियों को लाने में ले जाने में टाइम तो लगता ही है। तो अगर वो एलपीजी का इस्तेमाल करती हैं खाना बनाने के लिए, उनकी बेहतर हेल्थ सुनिश्चित होगी, टाइम बचेगा, बहुत सारे फायदे होंगे। तो ये एक सोशल इन्वेस्टमेंट है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एलपीजी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।